तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जो माँ बाप हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, उनसे गुजारिश है कि आज उनसे कहिए छोटे बच्चे ये कहानी ना सुने। शायद मुझे पहले भी कई कहानी में ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन भूल जाता हूँ, पर आप ही लोग, हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने याद दिलाया, इसीलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो आज की कहानी है वो शायद हर माँ बाप को झकझोर देने वाली कहानी है। हम सभी ये सुनते आए हैं, ये कहा जाता है, ये महसूस करते हैं कि एक माँ बाप के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा लाड प्यार ज़्यादा मिलता है। मेरे घर में भी ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमारा जो सबसे छोटा भाई है वो शायद सबसे ज़्यादा लाडला था मेरे फादर का, लेकिन जो मेरी अम्मी थी शायद वो मुझे ज़्यादा मानती थी, तो बराबर हो गया। और मुझे लगता है हर घर में ऐसा होता है कि जिनके एक से ज़्यादा बच्चे हों, उनमें से कोई एक थोड़ा सा उसको ज़्यादा आप देखेंगे कि प्यार करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर इस प्यार के बंटवारे पर कोई बच्चा ये शक करे कि माँ या बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो मानते नहीं, तो ये गलत है, ये नज़रिया ही गलत है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। कभी कभी किसी से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार उन पर आता है, लेकिन अगर माँ बाप के हिस्से का प्यार किसी बच्चे के हिस्से में कम आए, उसे ऐसा लगे, तो क्या वो अपने माँ बाप को ही मार डालेगा? दिल्ली के एक घर से ऐसी एक कहानी आई है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर माँ बाप सिहर उठे। 20 साल का लड़का है वो, और उस 20 साल के लड़के ने जो किया उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन इसी के साथ आज एक बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते थे कि एक कातिल जब कत्ल करता है तो कैसा होता है, कत्ल के बाद कैसा होता है, जब वो पकड़ा नहीं जाता तो कैसा होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, मतलब पूरी एक केस स्टडी है। तो आज इस कहानी के थ्रू मैं आपको एक केस स्टडी भी बताता चलूँ कहानी शुरू करने से पहले। और उस केस स्टडी के लिए ज़रूरी है कि मैं 3 तस्वीरें आपको दिखाऊँ। ये पहली तस्वीर है या वीडियो का है, एक लड़का है, इस लड़के का नाम है अर्जुन, और ये रो रहा है। रो इसलिए रहा है कि इसके ऊपर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा है। जब ये रो रहा, और जिस वक्त ये आप तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो, बस इससे चंद मिनट पहले इसके घर के अंदर से 3 लाशें मिली। एक लाश इस अर्जुन की माँ की, एक बाप की और एक बहन की। अर्जुन और अर्जुन की बहन में 3 साल का फर्क था। अर्जुन 20 साल का, बहन 23 साल की। तो ये पहला वीडियो तब का है जब अर्जुन को पता चला कि घर के अंदर 3 लाशें और उसके माँ बाप, बहन को किसी ने मार डाला, और पड़ोसी आकर उसको फिर संभाल रहे हैं। अब ये दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में थोड़ा सा वो कुछ कह रहा है, तो वो भी सुनिए। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो मीडिया तो पहुंचेगी। तो वही एक रिपोर्टर ने किसी ने जाकर अर्जुन से उस वक्त सवाल किया जब ये हादसे की खबर बाहर आई, और अर्जुन क्या कहता है कि इस वक्त मेरा मन नहीं है बात करने का। तो ये भी सुन लीजिए। गए थे, ये हटा लो, क्या हुआ ये था? हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। नहीं, ये कंडीशन कैमरा रहने दो। तो आपने ये भी सुन लिया। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। इसमें चारों तरफ पुलिस वाले हैं और बीच में एक नकाबपोश खड़ा है। अभी नकाबपोश कौन है? तो अगर 2 तस्वीरें आपने ध्यान से देखी होंगी, तो जो 2 टी-शर्ट पहने हुआ अर्जुन है, इस नकाबपोश ने भी सेम टी-शर्ट पहन रखी है। जी, ये अर्जुन ही है, और इस वक्त पुलिस हिरासत में है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने अपने हाथों से अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बड़ी बहन का कत्ल किया। और ये जस्ट गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर है। तो ये 3 तस्वीरें दिखाने का मकसद ये था कि एक कातिल का बिहेवियर, एक बर्ताव क्या होता है। एक वीडियो में वो रो रहा है, उसको देखकर कोई कह सकता है कि इसी ने अपने हाथों से 3 कत्ल किए और फिर उन्हीं की मौत पर ये रो रहा है। दूसरे में जब कोई पूछता है माँ बाप के साथ क्या हो, वो कहता है मेरा मन नहीं है। यहाँ पर भी आप उसका चेहरा और हाव भाव देखिए। तीसरे में खैर नकाब है चेहरे पर, तो चेहरे की जो भावनाएं हैं वो आप देख नहीं सकते। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखेंगे तो इससे एक मैसेज मिलता है, वो ये, कभी किसी की आंसू, किसी की आहें, किसी का गम, सिर्फ उससे आप अंदाज़ा मत लगाइए कि वो सही है या गलत है। पर्दादारी हो सकती है। बस मुझे क्राइम तक फैमिली को यही इस अर्जुन के चेहरे के ज़रिए ये मैसेज देना था। अब पूरी कहानी। बात 4 दिसंबर की सुबह की है।
दिल्ली के नेप्सराय में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के मुखिया थे राजेश कुमार। राजेश कुमार इंडियन आर्मी में थे और अच्छे पोस्ट पे थे, काफ़ी बहादुर थे, काफ़ी ट्रेनिंग ली, यहाँ तक कि वो एसपीजी के कमांडो भी रहे। एसपीजी के कमांडो बहुत चुनिंदा लोग कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनाए जाते हैं, वो कमांडो भी रहे। 7 साल पहले फिर वो सेना से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अब वो नेप्सराय में अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में एक पत्नी कोमल, उसके बाद उनकी एक बेटी 23 साल की कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन। बस ये 4 लोगों का परिवार सब कुछ ठीक कर रहा था। लेकिन बचपन से ही कविता पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। अर्जुन का जो शौक था वो पढ़ाई की तरफ कम ध्यान और खेल की तरफ ज़्यादा। वो बॉक्सर बनना चाहता था, हालांकि कोई बुराई नहीं है, शौक पूरा होना चाहिए। और बॉक्सिंग के लिए वो काफ़ी मेहनत करता है। स्टेट लेवल पे उसने 1-2 सिल्वर मेडल भी जीते। लेकिन एक बाप होने के नाते बाप को ये था कि अर्जुन ठीक ठाक से अपनी बहन की तरह ही पढ़ाई करे, सीरियस होकर, और कुछ लाइफ में कुछ अचीव करे, सही जगह जॉब करे। हर माँ बाप की उम्मीद बच्चों से ही होती है। तो अर्जुन को भी इसी बॉक्सिंग की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में दाखिला भी मिल गया, स्पोर्ट्स कोटे से। उधर सिस्टर उसकी कविता, वो भी पढ़ रही है, पढ़ने लिखने में तेज। लेकिन इन दोनों के भाई बहनों के बीच में बड़ा फर्क था। कविता हर चीज़ में बहुत सीरियस, अच्छे नंबर लाती, मार्क्स लाती, सब कुछ ठीक। अर्जुन थोड़ा सा खिलंडा टाइप, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान, 20 साल की उम्र। तो अक्सर वो डांट खाता। अब चूंकि एक जो फैमिली है एक आर्मी मैन की है, आर्मी वाले बड़े सख्त होते हैं रूल रेगुलेशन को लेकर। तो बच्चों के भी वो चाहते हैं उसी रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ रहें। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे कॉलेज जाना, पढ़ना लिखना, आवारगी नहीं करना। हर माँ बाप यही चाहता है। आर्मी मैन थोड़े डिसिप्लिन के ज़्यादा और सख्त होते हैं। तो बचपन से ही राजेश कुमार अपने बेटे अर्जुन को काफ़ी सख्ती के साथ सिखाते थे कि बेटा ये पढ़ लो, ये कर लो, और पिटाई भी कर देते थे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि कभी उसके पिता या माँ ने उसकी बहन कविता को नहीं मारा। क्यों? कविता ने कभी मौका नहीं दिया। वो हर चीज़ बिना टोके रोके ही पूरा कर लेती थी। धीरे धीरे इसी माहौल में अब अर्जुन बड़ा होने लगा और वक्त बीतता गया। लेकिन पिता का बर्ताव, क्योंकि 20 साल है लेकिन है तो बच्चा अब भी वही था। 4 दिसंबर की अब सुबह आती है। घर के अंदर 4 लोग थे, सभी सो रहे थे। अर्जुन की एक आदत थी, वो सुबह उठता था 5:30 बजे और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता और जिम जाता था, क्योंकि बॉक्सर बनना चाहता था। तो 4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे वो उठता है और अपना जिम बैग लेता और घर से निकल जाता है। जाने के बाद करीब 1.25 घंटे बीत जाते हैं। 1.25 घंटे बाद 6:45 पे वो वापस घर आता है। घर के अंदर दरवाज़ा खोलकर दाखिल होता है और दाखिल होते ही चीख मारकर बाहर निकलता है। उसकी चीख और शोर सुनकर वो दहाड़ मारकर रो रहा है। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और तब वो बताता है अंदर का मंजर कि अंदर 3 लाशें पड़ी, माँ बाप और मेरी बहन को किसी ने मार दिया। तो ये जो वीडियो दिखाया था ये उसी वक्त का है, जब वो आया और चीखा और बाहर आया और रो रहा है, फिर लोग उसे संभाल रहे हैं। अब इसी दौरान पड़ोसियों में अंदर गए, उन्होंने देखा लाश। उन्हीं में से एक ने पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को यही लगा कि इत्तेफाक से अर्जुन शायद चला गया जिम, तो जान बच गई। 3 लोग मारे गए। अगर ये घर के अंदर होता तो ये भी मारा जाता। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। अब जब पुलिस घर के अंदर से तफ्तीश की शुरुआत करती है तो हर तरफ देखने के बाद एक चीज़ का एहसास हो जाता है उसी वक्त, और वो ये कि घर के अंदर से कोई भी कीमती चीज़ गायब नहीं है। जो जगह पर होना चाहिए सब कुछ वहीं है। तो इससे क्लियर हुआ कि घर में कोई लूटपाट नहीं हुई, या न लूटपाट के इरादे की वजह से ही यह कत्ल हुआ है। तो फिर कत्ल क्यों हुआ? अब मौका ऐसा था, अर्जुन का रो का बुरा हाल है, पड़ोसियों से पूछताछ हो रही है, फिर भी पुलिस की कुछ टीमें लगाई गई। अब पुलिस ने अपने सबसे कारगर हथियार के ज़रिए तफ्तीश का आगाज़ किया। और वो कारगर हथियार क्या है? तो सीसीटीवी कैमरा। पुलिस ने कहा कि चलो राजेश कुमार के घर के इर्द गिर्द के सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। इस दौरान मैं अर्जुन से पूछ लिया था कि घर के अंदर लोग, कल आप लोग कितने बजे सोए, सुबह क्या हुआ। उसने बयान दे दिया था। अब कैमरों को खंगाला गया। नसीब अच्छा था, कुछ कैमरे की नज़र सीधे राजेश कुमार के घर की तरफ थी, यानी निगरानी कर रहा था कैमरा। अब पुलिस ने उन तमाम कैमरों को, उसके फुटेज को देखना शुरू किया
तो पता चला कि 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक उस घर के अंदर न कोई गया न कोई घर से बाहर निकला। सिर्फ वही फैमिली के 4 लोग थे जो घर के अंदर थे और वही 4 लोग अंदर रहे, और जब बाहर से आए तो अंदर गए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया सिवाय एक के अगले दिन सुबह। और वो 5:30 बजे अर्जुन घर से निकला जिम बैग लेकर, जिम के लिए जो उसने बयान भी दिया था। लेकिन इस फुटेज को देखकर पुलिस को अंदाज़ा हो गया कि इस पूरे इंसिडेंट के दौरान कोई बाहरी शख्स घर में दाखिल नहीं हुआ और न कोई अंदर से बाहर गया। घर के अंदर 4 लोग, 3 की मौत, 1 जिंदा। शक करने की पूरी वजह थी। अब जो बेटा अब तक रो रहा था, पुलिस को लगा कि ये तो यही कातिल है। लेकिन सिर्फ कैमरे के बलबूते पर यकीन कर लेना कि यह कातिल है, और अगर वो न निकले और ऐसे माहौल में आप जिसके माँ बाप और बहन की मौत हो गई और उसे पकड़ कर आप ले जाएं, तो फिर सोसाइटी, पड़ोसी, रिश्तेदार जीना हराम कर देंगे पुलिस का। तो इस बात का भी एहसास था। पुलिस ने थोड़ा सा धैर्य रखा और कहा कि चलो और तफ्तीश करते हैं, क्योंकि ये क्लियर था कि घर के अंदर कोई बाहरी शख्स तो गया नहीं 3 दिसंबर की रात से 4 दिसंबर की सुबह तक। और अगर अर्जुन कातिल है तो फिर वजह क्या हो सकती है? तो सबसे पहले पुलिस ने बड़ी खामोशी से पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो केंद्र में अर्जुन ही था और उसका रवैया। तो अचानक पता चला कि हाँ, ये चारों परिवार एक साथ रहते थे, अर्जुन लड़का बुरा नहीं है, लेकिन माँ बाप अक्सर और ख़ास तौर पर बाप उसे डांटते भी थे और पीटते भी थे पढ़ाई लिखाई के लिए, जो हर माँ बाप करता और हमारे देश में बड़ी नॉर्मल बात है। तो बस ये एक पॉइंट था। उधर कैमरे की गवाही थी, बाहरी किसी के आने की कोई सबूत, कोई उम्मीद नहीं थी। शाम होते होते पुलिस को एहसास हो गया कि कातिल घर का ही है। सुबह से शाम हो गई थी, अर्जुन के आंसू शायद अब तक सूख चुके थे। अब पुलिस उसे उठाती है पूछताछ के नाम पर, फिर पूछताछ शुरू करती है। ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, थोड़ी देर में फिर अर्जुन अपनी कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जो किसी भी माँ बाप को झकझोर कर रखते। अर्जुन ने बताया कि जब वो बचपन से अपनी बहन के साथ, चूँकि बहन उसकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, वो 20 साल का, बहन 23 साल की, लेकिन बहुत सिंसियर थी, तो बचपन से माँ बाप बहन से ज़्यादा प्यार करते थे और ख़ासतौर पर पिता उससे ज़्यादा डरते थे पढ़ाई लिखाई के लिए कि दोस्तों के साथ मत घूमो, और इसी वजह से वो अक्सर पीटते भी थे। और इसी माहौल में वो बड़ा हुआ और उसके अंदर ये भावना हमेशा रही कि उसके पिता ख़ास तौर पर उसकी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे कम करते हैं। वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता था। पिता का ये कहना था कि बॉक्सिंग से कुछ होगा नहीं, स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग का इतना कोई हमारे यहाँ स्कोप नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, मैं तो सेना में जाओ या फिर कोई अच्छी जॉब करो। और अर्जुन बॉक्सर बनना चाहता था। इस चीज़ को लेकर बाप और बेटे के बीच में एक झगड़ा था, जिसकी वजह से वो अक्सर डांट खाता और पिटाई भी खाता। 20 साल का होने के बावजूद अर्जुन के पिता उस पर कई बार हाथ उठा देते थे। तो इसी माहौल में, और ये कि इस प्यार का बंटवारा हो रहा है, बहन को ज़्यादा ध्यान मिलता है, ज़्यादा दुलार मिलता है, मुझे कम मिलता है, वो बड़ा होता गया। पर अभी सब कुछ नॉर्मल था। हर घर में एक बाप बेटे या माँ बच्चों में होता है। लेकिन फिर आई 2 तारीख, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कोमल का, वो कविता का, जो अर्जुन की बहन है, 23वां बर्थडे था, 2 दिसंबर को, यानी अभी 3 दिन पहले। अब माँ बाप की लाडली, घर में बर्थडे मनाया गया, केक वेक मंगाया गया, कुछ रिश्तेदार आए, कुछ पड़ोसी आए और सभी ने विश किया। अब वो देख रहा है अर्जुन की सभी उसकी बहन को कितना प्यार कर रहे हैं। और इत्तेफाक से उसी बर्थडे के दिन फिर उसे ताना खाने को मिला कि देखो, बहन से सीखो, कुछ करो। इधर बहन का बर्थडे, सारा फोकस बहन की तरफ। उधर उस दिन भी पिता से डांट और उस दिन पिता से थप्पड़ भी खाया। ये बात उसे इतनी बुरी लगी, उसे लगा नहीं, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। अपनी बहन के जन्मदिन के दिन ही उसने तय कर लिया कि मैं अपने पिता को मार दूंगा। लेकिन अब तक सिर्फ तय किया था बाप को मारने का। 2 दिसंबर बहन का बर्थडे। इसके बाद रात को वो सोच रहा है कि मारना तो है। फिर सोचता है कि अगर मैं सिर्फ बाप को मारूंगा तो फिर माँ जो है वो शायद मुझसे नफरत करेगी, मेरे साथ तो रहेगी नहीं। तो उसने कहा फिर 1 कत्ल क्यों, 2 कत्ल करता हूँ, बाप के साथ माँ को भी मार देता हूँ। अब उसने ठान लिया कि 1 नहीं 2 कत्ल करूँगा।
लेकिन कब? अब उसने तारीख सोचनी शुरू की और उसी रात 2 दिसंबर की रात उसने तारीख चुन ली। उसने कहा 4 दिसंबर को मारूंगा, 3 दिसंबर की 12 बजे के बाद रात को। अब 4 दिसंबर क्यों चुना उसने? बहन के बर्थडे के दिन उसने तय किया कि अपने माँ बाप को मारना है, और माँ बाप के मरने की जो तारीख उसने तय की वो 4 दिसंबर तय की, वो इसलिए कि 4 दिसंबर को उसके माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब आप देखिए, एक बेटा बहन के जन्मदिन के दिन मौत की प्लानिंग कर रहा है अपने ही माँ बाप की, और उनके मौत का दिन मुकर्रर कर रहा है वो तारीख जो उनकी शादी की सालगिरह है। अब ये दोनों चीज़ वो तय कर चुका। अब 2 से 3 दिसंबर आ गया। पूरे 3 दिसंबर तक अब वो सोचता रहा कैसे क्या करना है, और घर में है और बेहद नॉर्मल पिता से जो बात होती है वैसे ही माँ के साथ खाना खाना, थोड़े बहुत मजाक, बहन के साथ भी हंसी मजाक बातचीत, और जो अंदर उसके चल रहा है वो जाहिर नहीं कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि ठान तो लिया, मारूं कैसे। तभी उसे याद आया कि उसके पिता चूँकि एसपीजी में भी रहे, आर्मी में भी रहे, उनके पास एक सर्विस नाइफ थी, जैसे सर्विस रिवॉल्वर होता है, एक सर्विस नाइफ जो बेहद तेज़। उसे ये भी पता था कि उसके पिता एनएसजी में कमांडो रहे, काबू में करना मुश्किल होगा, तो क्या करें। उसने तय किया कि वो जब गहरी नींद में होंगे तो उन्हीं के सर्विस नाइफ से वो उन्हीं के गले पर एक जोर का ऐसा वार करेगा कि बचने का कोई मौका ना मिले और फिर जद्दोजहद का भी कोई मौका या गुंजाइश ना छोड़े। फिर वो उठा और सर्विस नाइफ जहाँ रखी थी चुपचाप से उठाया, अपने कब्जे में रख लिया। पूरा 3 दिसंबर घर में गुजारा नॉर्मल। 2 दिसंबर की शाम से 3 दिसंबर 2 दिन बीत गए और पूरे घर में किसी को भनक नहीं कि उसके मन में चल क्या रहा। 3 दिसंबर की रात आई। 3 दिसंबर की रात आई, धीरे धीरे करके जब 12 बजे पूरा परिवार सो गया। चूँकि आर्मी बैकग्राउंड से थे तो राजेश कुमार थोड़ा जल्दी सो जाते थे। बहन ग्राउंड फ्लोर पे सोई, माँ और बाप फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे, और खुद अर्जुन भी ग्राउंड फ्लोर पे सोता था। अब उसकी आंखों में नींद नहीं है, सर्विस नाइफ उसके पास है, इंतज़ार कर रहा है वो सबकी गहरी नींद में जाने का। और अभी तक तय है कि उसे 2 कत्ल करने हैं, एक पिता का एक माँ का। बहन को वो नहीं मारना चाहता। उसने कहा बहन की कोई गलती नहीं है, चूँकि उम्र में भी ज़्यादा फर्क नहीं था, तो उसने कहा नहीं, सिर्फ 2 कत्ल करूँगा। रात आ गई। अब अचानक रात को उसे ख्याल आया कि माँ बाप को तो मार दूंगा, बहन को छोड़ दिया तो फिर सारी जायदाद और जो भी है। अब यहाँ देखिए, एक तरफ अभी तक प्यार का बंटवारा चल रहा है, अब लालच भी आ रहा क्राइम में कि अगर बहन को छोड़ दिया और फिर तो मैं मान लो कभी पकड़ा गया तो ये तो सारी चीज़ इसके हिस्से में चली जाएगी, और मैं बहन को भी मार दूँ तो फिर हर चीज़ जो माँ बाप की है वो मेरे हिस्से होगी, अकेला वारिस में ही होऊंगा, पकड़ा जाऊंगा नहीं क्योंकि कोई शक नहीं करेगा। हर कातिल यही सोचता है। तो जिस बहन को उसने मारने की ठानी नहीं, ऐन वक्त पर जब वो कत्ल करने जा रहा है तब उसके दिमाग में आया नहीं, सिर्फ माँ बाप को नहीं, पहले उसने सिर्फ बाप का सोचा, फिर माँ का सोचा, और उसके बाद आखिर में अब उसने तय किया कि नहीं, माँ बाप के साथ बहन को भी मार दूंगा ताकि कोई बचे ही नहीं और फिर सब कुछ मेरा हो। तो मोहब्बत में हिस्सेदारी, अब प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी पे बात आ गई। अब उसने ठाना कि 3 कत्ल करना है। और कमाल देखिए कि जैसे उसने तय किया कि बहन को ही मार दूंगा, तो उसने कहा चलो बहन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे था। और उसने पहला कत्ल अपनी बहन का किया। उसी सर्विस नाइफ से गले पे वो चाकू घुमा दिया, कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर रुका रहा, फिर ऊपर गया। जब ऊपर गया दबे पाँव, तो अचानक उसने देखा कि बेडरूम में सिर्फ उसके पापा सो रहे हैं। उसने ध्यान दिया तो देखा बाथरूम की लाइट जल रही है। समझ गया कि माँ बाथरूम गई है। उसी मौके का उसने फ़ायदा उठाया। पिता के बेडरूम में जाकर, उसे पता था कि अगर ज़रा सा मौका दूंगा तो फिर जीत नहीं पाऊंगा। हालांकि ये भी बॉक्सर था, लेकिन वो कमांडो रहे थे। उसने वही सर्विस नाइफ अपने ही पापा का पूरी ताकत से दूसरी बार एक गले पे घुमाया। कोई मौका नहीं मिला, इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई। 2 कत्ल हो चुका था, अब बारी तीसरे और आखिरी कत्ल की थी। उसे पता था माँ बाथरूम में है। वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर किनारे होकर खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा अपनी माँ का। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, माँ बाहर आई।
तीसरी बार उसने झटके में वही चाकू अपनी माँ के गले पर घुमाया। फिर कोई आवाज़ नहीं आई। 3 लाशें अब उसके सामने थी। अब वो कभी ग्राउंड पे जाता, कभी फर्स्ट फ्लोर पे आता, तीनों लाशों की नब्ज़ टटोलता, धड़कनें देखता, और जब उसे यकीन हो गया कि वे तीनों मर चुके हैं तो फिर वो आराम से एक कोने में बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। उसका रूटीन था सुबह 5:30 बजे वॉक करना और जिम जाना। जब सुबह के 5:30 बजे तो उसने खून से सने अपने कपड़ों को अपने जिम के बैग में रखा और घर से निकल गया। घर से जाने के बाद मॉर्निंग वॉक के नाम पर वो एक जगह पे छोटी सी नदी नेप्सराय के पास, वहाँ उसने झाड़ियों में वो कपड़े फेंक दिए। उसके बाद वहाँ से जिम गया, 1.25 घंटे बिताए। 1.25 घंटे बाद 6:45 बजे वापस घर आया और अंदर जाकर फिर वही बाहर वो ड्रामा शुरू, वो रोने का, वो चीखने का। लेकिन फिर पकड़ा गया। माँ बाप के हिस्से का प्यार बच्चों में बराबर बराबर बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर बच्चे के मन में ये बात आ जाए कि माँ बाप भेदभाव करते हैं तो फिर क्या किया जाए। ऐसा होता नहीं जो मैंने शुरू में कहा। कई बार कुछ बच्चों से हम ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, जताते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बाप के लिए बाकी बच्चे उतने अहम या उतने प्यारे नहीं हैं। हर एक माँ बाप के लिए, जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने कोख में रखकर तमाम दुख तकलीफ मुसीबत उठाकर जन्म देती है, वो माँ किसी बच्चे के साथ कैसे भेदभाव कर सकती है? नहीं कर सकती। ये हो सकता है जो बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्यार में कम ज़्यादा, लेकिन बच्चा ये सोचकर अपने माँ बाप को ही मार डाले, क्या ही बोलूं। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये कहानी बच्चे सुने। और अगर किसी ने गलती से सुन ली है तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। कई बार होता है माँ बाप डांटते हैं। मुझे पता है मैं कितना पिटा हूँ। मेरी हैंगर से पिटाई की है खुद मेरी अम्मी ने, बहुत ज़्यादा। मेरे बाकी 3 भाई में से मुझे याद नहीं है, मतलब बाकी के 2 भाई कभी पिटे भी होंगे, क्योंकि वो सब पढ़ने लिखने में अच्छे थे। मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता था, तो बहुत पिटाई खाई। लेकिन आज मुझे उस पिटाई पे अफसोस नहीं, याद आता है कि काश आज मेरे पेरेंट्स होते, आज भी मुझे पीटते तो मुझे लगता है वो दुआ जैसी होती। तो इसीलिए कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। पर क्या कीजिएगा, ना मालूम कैसे कैसे क्राइम कब कब कहाँ होते हैं और मुझे आप लोगों को सुनाना पड़ता है। तो आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलिए आप कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं, वही अपना रोज़ाना। आज यूसुफ खान इनका बर्थडे है, और यूसुफ खान हमारे यहाँ एक बड़े ही होनहार कैमरामैन शकील भाई उन्होंने भेजा है। तो शकील भाई, हम आप लोगों को बहुत मिस करते हैं, आपके खाने को भी मिस करते हैं, शिकारपुरी कह रहे हैं, हम भी मिस करते हैं। और यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, हैप्पी बर्थडे यूसुफ, हमेशा अच्छे रहो, खूब नाम रोशन करो माँ बाप का, दादा का, दादी का। इसके अलावा श्वेता गौर, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे श्वेता। और आपको चाहने वाले, विश करने वालों की एक लंबी लिस्ट है। ईशान, अयान, उदयवीर जी, लक्ष्मी जी, विशाल, नेहा, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे श्वेता। आशीष जैन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशीष भाई। ओम राय का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ओम राय साहब, ये भेजा है घनश्याम राय ने। इसके अलावा वेदा गुप्ता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वेदा जी। और ये जो है आपने जो वेदा जी नहीं बल्कि वेदा गुप्ता भी बहुत छोटी सी है। और केक भेजा आपने, बहुत खूबसूरत क्यूटी सी मैंने देखी। पायल गर्ग जी की असल में बेटिया है वेदा। और पायल जी, आप पूरे तीनों, आपके हस्बैंड, और ज़रूर आइए, आप दिसंबर में शायद आ रही हैं इंडिया, दिल्ली, पक्का आपसे मिलूँगा। तो वेदा बेटा हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू पायल जी। साथ ही प्रणव पांडे, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे प्रणव। और ये भेजा है सुमित कुमार पांडे ने और उनके दादा दादी माँ सभी ने। इसके अलावा सविता गौर एंड हर्षद शर्मा, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो सविता जी और हर्षद जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर जीपी सिंह जी, थैंक यू सो मच, ये अमृतसर से हैं, एंड जो भी आपने लिखा उसके लिए दिल से शुक्रिया। नगेंद्र शर्मा, थैंक यू सो मच। और
अफसोस कि आप साहित्य में आए, साहित्य हस्तक में मुलाकात नहीं हो पाई। सईद अंसारी साहब को भी मैं आपका मैसेज दे दूंगा, बट कभी न कभी मुलाकात ज़रूर होगी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।